Hello and welcome. Dear students, now we are going to study linear differential equations. You know that differential equations are those equations in which the unknown variable, we can say independent variable, is under the operation of differentiation. जैसे कि dy/dx. और ये डेरिवेटिव अगर आपको किसी इक्वेशन में दिखता है और उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है कि y का डेरिवेटिव लिया गया है तो y को हमको ढूंढ के निकालना है. दैट इज द मीनिंग. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द टाइप ऑफ differential equation that is called as a linear differential equation. So now what is this linear? Already in school level, already you have solved so many linear equations or linear simultaneous equations in x and y. So look at this linear. If you split this word, the first four letters of this word is L-I-N-E. What is it? That is a line. And therefore, when you draw the diagram or graph of any linear equation in two variables, then you will get a straight line. That's why it is called as a linear. लेकिन अगर आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से मैथमेटिकल देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियरिटी क्या होती है. तो लीनियर इक्वेशन अगर हमको बनाना है तो वी नीड वेरिएबल्स. तो आप एक वेरिएबल लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए, आपकी मर्जी. अब आपने एक वेरिएबल लिया, सपोज दैट इज एक्स. अब उस x को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. सॉरी, किसी भी नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए नंबर, क्योंकि जीरो से अगर किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. तो इसलिए नॉन जीरो नंबर, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, किसी से भी आप उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हो. फिर उस मल्टीप्लिकेशन में आप कोई दूसरा नंबर ऐड कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास एक वेरिएबल है दैट इज एक्स, तो उस वेरिएबल को उसी से, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स नहीं चलेगा. अगर आपने x को इटसेल्फ x से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन बनाते वक्त, तो वो कभी भी लीनियर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो वो x का स्क्वायर बन जाएगा एंड द डिग्री ऑफ दैट x विल बिकम 2. तो वेरिएबल का डिग्री हमेशा 1 ही होना चाहिए. हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. then only that expression is called as a linear expression. और अगर वो इक्वेशन है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. अब एक वेरिएबल के जगह दो वेरिएबल आपने लिए x और y, तो आप x को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, y को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर लीजिए, चलेगा. लेकिन जब दो वेरिएबल रहेंगे तो x को आप x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लीनियर के लिए, x को आप y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, y को आप x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और y को खुद y से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. करोगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो लीनियर नहीं होगा. तो इन शॉर्ट, लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का डिग्री मतलब उसका पावर, एक्सपोनेंट, वो हमेशा 1 ही रहना चाहिए. ना 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा चल जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर की मैं बात कर रहा हूं 1, तो 1 से बड़ा नहीं चाहिए.
तो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पर dy बाय dx में दो वेरिएबल होते हैं, y भी और x भी। लेकिन यहां अगर हम dy बाय dx कंसिडर कर रहे हैं तो y का हमने डेरिवेटिव लिया है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए y इज डिपेंड ऑन x, therefore y is dependent variable and x is independent variable। और जब x इंडिपेंडेंट है तो x के पावर का कोई ताल्लुक लीनियरिटी में नहीं होता है, तो हम सिर्फ कंसिडर उस वेरिएबल को करेंगे जो डिपेंड है। तो dy बाय dx अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दिखता है तो इस डेरिवेटिव में y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दैट्स व्हाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप उस डिपेंडेंट वेरिएबल को लीजिए y को, और उसकी जितने भी डेरिवेटिव्स रहेंगे y के, dy बाय dx रह सकता है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो सकता है d2y बाय dx स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके एक्सपोनेंट हमेशा 1 होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। x का पावर कुछ भी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, y का पावर और y के डेरिवेटिव्स का पावर हमेशा जब 1 रहेगा, देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। And now in this lecture we are going to see how to solve these type of linear differential equations। तो इसको अगर डिटेल में हमें पढ़ना है तो हमको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर है वो क्रिएट करना होगा और फिर उसको समझना होगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंशियल इक्वेशंस को, वो भी लीनियर। एंड वंस वी फाइंड आउट कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे एक उसके स्पेशल मेथड से। तो मैं आपको आज स्पेशल मेथड भी बताऊंगा, फिर वो मेथड ऐसा ही क्यों यूज करते हैं इसका डाउट आप क्रिएट करोगे, मैं जानता हूं आपकी क्यूरियोसिटी को, और फिर उस डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे उस मेथड को प्रूव करके बताना पड़ेगा मैथमेटिकली, और वो प्रूव करने के बाद फिर आपके समझ में आ जाएगा कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त यही मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स, एंड लेटर ऑन वी विल सी हाउ द मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वी कैन प्रूव। ओके, सो चलिए फिर हम बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आ गए अब बोर्ड के ऊपर। मैंने कुछ देर पहले बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो लीनियर है या नहीं है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है, तो हमने लिया y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस डेरिवेटिव को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप x से कर सकते हो, आप किसी कांस्टेंट नंबर से कर सकते हो, लेकिन आप इसको y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये y का ही डेरिवेटिव है, मतलब ये वेरिंग क्वांटिटी है, और इसको अगर आप y दूसरे वेरिंग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपनी लीनियरिटी खो देगा। तो आपको यहां समझना यह है कि ये क्वांटिटी को आप या कोई और नंबर से या x से मल्टीप्लाई कर सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन दिखेगा तो हम उसको लीनियरिटी में ले सकते हैं। फिर होना चाहिए प्लस, फिर होना चाहिए आपका ओरिजिनल वेरिएबल y जो कि वेरिंग वेरिएबल है, और इसको भी आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो या x से मल्टीप्लाई कर सकते हो या x के किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहां अलाउड नहीं है अगेन y से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि अगर आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, उसका फिर हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगा और ये अपनी लीनियरिटी खो देगा।
दैट्स वाई यहां पर आप एनी फंक्शन ऑफ सिर्फ x ही ले सकते हो या कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो उस फंक्शन को या उस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं सिंबल p से। और इक्वल टू यहां आप y का फंक्शन लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन y ऑलरेडी इधर लिया है तो यहां पर आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो या कोई भी x का कोई भी फंक्शन ले सकते हो, तो दैट फंक्शन इज डिनोटेड बाय q। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म is called as a linear differential equation of first order। मतलब यहां पर मैक्सिमम डेरिवेटिव एक बार लिया है, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज 1। ओके, तो वेयर यहां आपको लिखना पड़ेगा वेयर p एंड दिस q आर फंक्शन एनी फंक्शंस ऑफ x। इस p के वैल्यू में कोई भी y नहीं दिखना चाहिए या डेरिवेटिव ऑफ y नहीं दिखना चाहिए, q के वैल्यू में भी कोई भी y या y का डेरिवेटिव नहीं दिखना चाहिए, या x नहीं दिखता है तो आप कांस्टेंट भी ले सकते हो, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट यू कैन टेक। ओके, तो इस टाइप के फॉर्म को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे लगता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जितना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था उतना हो चुका है आपका। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन जरूरी नहीं कि यहां कुछ न हो, यहां दूसरा कुछ 1 के अलावा आ सकता है, लेकिन उसके भी रिस्ट्रिक्शंस है। एक तो यहां आपको नॉन जीरो कांस्टेंट लेना होगा कोई, या कोई भी फंक्शन ऑफ x लेना होगा। यहां आप y वेरिएबल वाली कोई क्वांटिटी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां अगर y की कोई भी क्वांटिटी आप लेते हो तो वो y और ये dy बाय डी दोनों वेरिंग क्वांटिटी है, और वो दोनों का प्रोडक्ट जब हो जाता है तो उसका डिग्री बढ़ जाता है, और डिग्री 1 से फिर बड़ा हो जाएगा तो वो लीनियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूं कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। तो आप जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखोगे तो उसको पहले इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 कीजिए, अगर यहां कुछ और भी है तो डिवाइड कर लीजिए और ये 1 ही होना चाहिए, उसके बाद प्लस साइन ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर प्लस के अलावा माइनस रहा तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली आप प्लस ही लिखिए, और अगर यहां ओरिजिनल माइनस है तो वो माइनस इस p को जोड़ के लिखिए, ताकि आपको बीच में आपका प्लस ही दिखे, और वो माइनस इस p के साथ आप जोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। फिर प्लस दिखना चाहिए, प्लस के बाद y की टर्म दिखना चाहिए, मतलब जिसमें y दिखता हो, और उस y का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको आप डिनोट करोगे p से। फिर इक्वल टू साइन होना चाहिए, और फिर राइट साइड में एक फंक्शन रहेगा, या तो कांस्टेंट या तो x का फंक्शन, उस फंक्शन को आप डिनोट करोगे q से। तो आपकी पहली स्टेप ये रहेगी सॉल्व करते वक्त कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए उस इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो ऊपर फॉर्म दिख रहा है वैसा दिखना चाहिए। देन आपको उसमें से फाइंड p एंड q, p कौन है एंड q कौन है वो फाइंड आउट करना है, एंड यू आर गिविंग द नेम्स p एंड q। एक बार आपको p मिल गया और q मिल गया, फिर आप तीसरे स्टेप में उस एग्जाम्पल का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर? वो भी मैं समझा दूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि आप ये लिखिए, फिर उसके एक्सपोनेंट में इंटीग्रेशन लिखिए, और ये जो आपका p है जो y का कोएफिशिएंट होता है उसको लिखिए, एंड सिंस द p इज अ फंक्शन ऑफ x देयरफॉर वी कैन टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आप x लिखिए। नाउ यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, वो सर पे ही रहेगा e के, तो जो भी आपको मिलेगा दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
ठीक है, सवाल अभी भी बाकी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, वो मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से निकालने के बाद आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे उस एग्जांपल का, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा आप लिख दीजिए। और उसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये है कि सवाल पूछिए आप कि इस एग्जांपल में डेरिवेटिव किसका लिया गया था, तो वो तो y का लिया था, मतलब y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सवाल पूछने के बाद जवाब आएगा कि डेरिवेटिव y का लिया गया था, तो आप उस y को लिखिए पहले, फिर इनटू उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आपका आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन निकालिए। फिर आपका जो राइट साइड में जो फंक्शन था जिसको आपने q बोला था वो लिखिए, उसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए आप, उसका इंटीग्रेशन, ये दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन लीजिए और फाइनली आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए। तो ये जो भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दैट इज द प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करेंगे पर्टिकुलर एग्जांपल में, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ ऐसा रहेगा, सॉल्व। Now I am giving you an example that is x into dy by dx minus ay, a is a constant obviously, is equal to x plus 1. तो यहां पर देखिए y का पावर 1 है और y के डेरिवेटिव को आप ब्रैकेट दोगे तो उस ब्रैकेट का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। अब हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके जैसा ये फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पर 1 नहीं है, यहां पर तो x है, तो इस x को आपको हटाना होगा। अगर इस x की जगह y होता फिर ये लीनियर ही नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि y और y के डेरिवेटिव कभी भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। तो यहां पर x है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका लीनियरिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो ये यहां आ सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहां पर कोएफिशिएंट मुझे 1 ही चाहिए। तो 1 बनाने के लिए इस एग्जाम्पल को आपको डिवाइड करना होगा x से। सो यू गिव द कमांड डिवाइडिंग by x on both sides. This is the very important decision, और मैथमेटिक्स आपको डिसीजंस लेना सिखा देता है। ऐसा नहीं है कि बस करना ही है कुछ, x से डिवाइड क्यों किया, x से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, दैट इज माय डेस्टिनेशन, मेरा मकसद है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो 1 नहीं है, वो x है, तो मुझे x को हटाना है और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए डिवीजन का ही सहारा लेना होगा। ये हमारा ब्रेन सोचता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस कमांड डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट टर्म को आप x से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा dy बाय dx, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, माइनस a को x से डिवाइड करेंगे तो a अपॉन x इंटू y, और यहां आप डिवाइड करोगे तो आपका राइट साइड है x प्लस 1 और उसको पूरे राइट साइड को भी आपने x से डिवाइड करना है। तो चलो हो गया, आपका कोएफिशिएंट ऑफ dy बाय dx 1 हो गया, लेकिन उसके बाद प्लस ही दिखना चाहिए। देखिए यहां पर प्लस नहीं दिख रहा है, तो इसको अगेन आपको रीराइट करना होगा। आप ये फर्स्ट टर्म लिखिए dy बाय dx, आपको क्या चाहिए प्लस, तो आप प्लस लिखिए, मैं बोल रहा हूं प्लस लिखिए आप। अब ये जो माइनस था, एक्चुअल वहां माइनस था, आपको चाहिए था इसलिए आपने प्लस लिखा। इस माइनस को आप इस a बाय x को जोड़ दीजिए, एक a बाय x के साथ जोड़ दीजिए, ये y का y। आप चाहे तो इसका ऐसे ही फॉर्म में लिख सकते हो, या x दोनों को डिवाइड करके लिख सकते हो। व्हेन x डिवाइड टू द फर्स्ट टर्म वी विल गेट 1, एंड इफ वी डिवाइड x बाय x to second term we are getting 1 by x। तो ये आपका पूरा राइट साइड हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज
ब्यूटिफुली लुक्स लाइक अ लीनियर, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 भी है, प्लस भी है, y की टर्म का कोएफिशिएंट भी है, उसमें भी x का फंक्शन होना चाहिए तो x दिख रहा है, और राइट साइड में पूरा के पूरा x का फंक्शन है। तो ये परफेक्टली फॉर्म हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होता है, देखिए मैं इधर लिखता हूं पी वाई इक्वल टू क्यू। व्हेन यू कंपेयर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, तो dy बाय dx मैच हो रहा है, प्लस को प्लस मैच हो रहा है, y को y मैच हो रहा है, मतलब y का कोएफिशिएंट हम लेंगे कैपिटल P। तो यहां हम उसको डिक्लेयर करेंगे, लेट कैपिटल P इज इक्वल टू माइनस a अपॉन x, और कैपिटल Q इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x। तो हमने P और Q ढूंढ के निकाल ली, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका एब्रिविएटेड नेम है IF एंड द फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी भी ये सवाल बाकी है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्यों निकालते हैं, वाई वी आर फाइंडिंग दिस। इसका जवाब बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मैं इसके बारे में बता ही दूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, यू राइट E, देन इंटीग्रेशन एंड हियर P, and P is a function of x, therefore we are taking its integration with respect to x। तो ये आप E का E लिख दीजिए, इंटीग्रेशन P जो है वो माइनस a अपॉन x है, और उसका हम इंटीग्रेशन उधर सर पे ही लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। माइनस a is a constant quantity, therefore we can take that constant outside the integration, और आपको अंदर बचेगा 1 by x or dx। That means you are actual finding the integration of 1 by x। Now it's a time to remember the formula of integration। So look at this, हम जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसमें न्यूमरेटर भी है दैट इज 1 एंड डिनोमिनेटर है दैट इज x। तो जब भी हम किसी का इंटीग्रेशन निकालते हैं और उसमें हमको रेशो दिखता है, फ्रैक्शन, मतलब ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो हमेशा आप जो नीचे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव निकालिए और वो ऊपर है क्या चेक कीजिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। सो नाउ आई एम ऑब्जर्विंग दैट इन द डिनोमिनेटर देयर इज अ वेरिएबल x, और उस x का मैंने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला, वो 1 आता है, और मैंने ऊपर देखा तो काम ही हो गया मेरा, ऊपर तो वो डेरिवेटिव दिख रहा है। तो जब डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब आपको न्यूमरेटर में दिखता है तो उस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर होता है लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर है वो। तो अब यहां डिनोमिनेटर में x है, x का डेरिवेटिव 1 आता है, वो ऊपर दिख रहा है, तो उस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में कौन है, x है, तो उसका आंसर आएगा लॉग ऑफ x। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं e, ये माइनस a एज इट इज था, और इधर आएगा लॉग ऑफ x। ये लॉग नेचुरल है, नेचुरल मतलब उसका बेस कुछ नहीं होता, मतलब e होता है, e, ये जो e है ना वही होता है। लेकिन नेचुरल लॉग को e हम लिखते नहीं है, लिखा तो भी चलेगा बट नहीं लिखा तो उसका मीनिंग समझ लेना है कि वो नेचुरल लॉग है e विद बेस e। अब ये लॉग और एक्सपोनेंशियल, लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के साथ कैंसल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये e और ये लॉग तभी कैंसिल होगा जब इन दोनों के बीच में कोई नहीं दिखना चाहिए, मतलब e है और e के सर पे डायरेक्ट आपको लॉग ही दिखना चाहिए, तभी वो लॉग और e कैंसिल होगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर e और लॉग के बीच में तीसरा भी कोई है, व्हाट इज दैट, -a, एंड दैट्स व्हाई वी कैनॉट कैंसलिंग आउट दिस e एंड लॉग। तो क्या करना पड़ेगा,
इसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा -a को कि भैया आप बीच में आ रहे हो, दोनों का सेटिंग हो रहा है इधर, ये कैंसिल होंगे एक दूसरे के साथ और आप बीच में आ गए दोनों के, प्लीज आप जरा साइड हो जाइए। अब ये बोलेगा मैं किधर जाऊं ना, साइड मतलब मैं किधर जाऊं, तो -a इज मल्टीप्लाइंग टू लॉग। तो जब भी कोई नंबर लॉग को मल्टीप्लाई होता है तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर लॉग को मल्टीप्लाई होता है वो नंबर आप लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती है उसके एक्सपोनेंट में लिख सकते हो। दैट इज द प्रॉपर्टी। देखिए मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं, log a रेज टू m इज इक्वल टू m log a। मतलब जो एक्सपोनेंट में है वो लॉग के सामने आएगा या जो सामने है वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा। तो इसको अगर यहां से हटाना है तो वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज लॉग ये x और ये जो -a है जो मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग को, वो लॉग के अंदर वाले क्वांटिटी के इंडेक्स पावर में चला जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज e टू द पावर log ऑफ x रेज टू -a। अब देखिए e और log के बीच में कोई नहीं है, log का बेस नेचुरल है, मतलब वो खुद e ही होता है, दिस इज e। तो ये log और ये e हो जाएगा कैंसल और आपको मिलेगा x टू द पावर -a, या आप इसको ये माइनस को आप देखना पसंद नहीं करते हो तो एक्सपोनेंट के रूल होते हैं, इस एक्सपोनेंट का साइन अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन राइट दिस लाइक दिस। सो दिस इज x टू द पावर -a बोलिए या 1/x टू द पावर a बोलिए, दोनों एक ही है। ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब वंस यू गॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन नाउ it's time to write solution of this differential equation, and therefore required solution of given differential equation is, पहला सवाल यहां पर डेरिवेटिव किसका लिया गया था, अभी y है, दूसरे एग्जाम्पल में कुछ और भी हो सकता है, तो किसका लिया गया है क्या डेरिवेटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। y का लिया है तो आप उस y को लिखिए, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, कोई इश्यू नहीं है, मैं ये लिखता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा, फिर आपने इंटीग्रेशन निकालना है, फिर q लिखना है, q। सो यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, हमने यहां लिखा था 1 + 1/x, तो यहां आएगा 1 + 1/x, दिस इज द वैल्यू ऑफ q, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका इंटीग्रेशन लेंगे dx के साथ, और फाइनली बिकॉज दिस इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देयरफॉर फाइनली वी आर गिविंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज अ c। ये आपका सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन इस सॉल्यूशन में अगेन आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है तो आपको उस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करके बताना है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम अगले पेज पे लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा था, y इंटू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये था, इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका q था 1 + 1/x, और उसको भी आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, और dx। अब सवाल ये कि सर ऐसा ही सॉल्यूशन क्यों लिखा जाता है, ये जो आप बोल रहे हो कि y लिखना है, फिर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, फिर इंटीग्रेशन लिखना है, फिर q को फिर अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई, ये ऐसा ही क्यों किया जाता है, हाँ ये भी समझना पड़ेगा, और ये हम समझेंगे इसके थ्योरेटिकल पार्ट में, जो कि मैं एग्जांपल्स के बाद लूंगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस बना के रखिए, 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, पेंडिंग है, कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यों निकालते हैं हम, ये भी समझना है, और ये सॉल्यूशन ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, इसका क्या रीजन है वो भी समझना है। लेकिन पहले हम इसको टेक्निकली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका लेफ्ट साइड जो है वो y इंटू x टू द पावर -a वी आर कीपिंग एज इट इज। नाउ दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम पहले। तो x टू द पावर -a 1 को मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर ये देगा एज इट इज, और जब वो प्लस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि x इसको डिवाइड करेगा
तो बेस सेम रहेंगे, डिवीजन रहेगा, तो एक्सपोनेंट का सब्सट्रैक्शन होता है। तो हम बेस लिखेंगे x, न्यूमरेटर का पावर था -a और डिनोमिनेटर में जो x था उसका पावर था 1, और वो क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो डिवाइड कर रहा है तो उसके एक्सपोनेंट का सब्सट्रैक्शन होता है। तो इसलिए नीचे का जो पावर था 1 वो हमने सब्सट्रैक्ट किया, इधर dx लिखना है और प्लस c। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जब टर्म्स होते तो आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लिख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म का हमने सेपरेट इंटीग्रेशन लिखा एंड उसके बाद हमने सेकंड टर्म जो थी उसका भी सेपरेट इंटीग्रेशन लिखा और ये प्लस सी कीपिंग एज इट इज। अब हमारा फोकस होना चाहिए फर्स्ट टर्म के ऊपर। नाउ वी आर फाइंडिंग इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इंटीग्रेशन। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे रूल्स है, लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है उसमें एक बेस है दैट इज x और उसका पावर है, एक्सपोनेंट है दैट इज अ नंबर -a इज अ कांस्टेंट। तो जब किसी बेस में वेरिएबल रहेगा और सर पे नंबर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। और पावर फंक्शन में इंटीग्रेशन निकाला जाता है, और वो निकालने से पहले आपको वो जो बेस होता है उसका डेरिवेटिव मन ही मन में निकालना होता है और वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप पावर का रूल इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए x दिख रहा है नीचे, मुझे सर पे नंबर दिख रहा है -a, देयरफॉर माय ब्रेन इज थिंकिंग टू यूज इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन। बट ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बेस का डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा। इसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन में बेस है x, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव आता है 1 एंड 1 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए हम कांस्टेंट आता है तो यहां पर पावर का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, कैसे निकलता है? तो ये जो बेस होता है ये आप एज इट इज लिखिए, सर पे जो नंबर होता है जिसको हम पावर बोलते हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और फिर जो एडिशन सर पे आती है वो आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, और इनटू ये जो बेस है जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए था, वो जो भी डेरिवेटिव आएगा वो कांस्टेंट ही होना चाहिए, वो जो भी आएगा आप यहां लिख दीजिए नीचे। सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन। प्लस अगेन यहां पर पावर फंक्शन ही दिख रहा है, ये सर पे है पूरा और उसका बेस है x और x का डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है दैट इज 1। तो इसलिए यहां पर भी हम इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन यूज करेंगे। बेस लिखिए, आपका जो पावर है वो लिखिए और उसमें +1 कर दीजिए। +1 करना दैट इज द फाइंडिंग द इंटीग्रेशन। जो सर पे का एडिशन है, देखिए यहां पर -1 1 कैंसिल होगा तो बचेगा -a, तो सिर्फ मैं -a लिखता हूं। और अगेन ये नहीं भूलना है कि ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए था, जो भी कांस्टेंट नंबर आएगा वो आप यहां लिख दीजिए, वो होता है 1 एंड दिस इज +c। Now your answer is y into x to the power -a is equal to क्या लिख सकते हैं, x to the power -a plus 1 divided by -a plus 1 plus यहां पर क्या होगा, 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा आपको x to the power -a और डिनोमिनेटर में बचेगा -a एंड दिस इज +c। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। इस आंसर को आप ब्यूटीफुल ब्रैकेट करके प्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, एंड दिस expression which is having relation of dependent variable and independent variable, that means x and y, both this expression is nothing but a solution of given differential equation. आप चाहे तो इस y को अकेले को रख सकते हो, ये जो है इसको आप इधर डिवाइड कर सकते हो, या x टू द पावर a से सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये y x टू द पावर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए आप, ये दिखेगा आपका डिनोमिनेटर, ये आपका x टू द पावर -a plus 1 और आपने मल्टीप्लाई किया x टू द पावर a से, यहां आपको ये दिखेगा नीचे -a, x टू द पावर -a इंटू x टू द पावर a, और c को भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा x टू द पावर a।
तो यहां देखिए बेस सेम है दोनों का, तो बेस सेम मल्टीप्लीकेशन है तो इंडाइसेस का एडिशन होता है, इसलिए ये y इक्वल टू ये बेस डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और जब आप इस इंडाइसेस को ऐड करोगे तो माइनस a और a कैंसिल हो जाएगा और x टू द पावर 1 ही बचेगा, तो इधर x बचेगा। यहां पर x बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, इंडाइसेस का एडिशन करोगे तो माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा एंड वी नो दैट x टू द पावर 0 इज 1 और ये बचेगा माइनस a and this is c into x to the power a. So you can also state that this is solution of given differential equation after simplification. तो स्टूडेंट्स ये तरीका होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? कि dy बाई dx का कोएफिशिएंट हर हाल में 1 होना चाहिए, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर लीजिए सबको और उसका कोएफिशिएंट 1 बना दीजिए। उसके बाद प्लस ही दिखना चाहिए, प्लस है तो चंगे है, प्लस नहीं है तो माइनस रहेगा, तो आप प्लस लिख दीजिए और वहां जो ऑलरेडी माइनस था वो आगे के टर्म को जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड टर्म में y दिखना चाहिए, y का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको आप कैपिटल P से डिनोट करोगे, इक्वल टू के बाद जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको आप कैपिटल Q से डिनोट करोगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि P की जो वैल्यू है वो या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या तो उसमें सिर्फ x वेरिएबल ही दिखना चाहिए, उसमें y वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। गॉट इट? इक्वल टू के बाद वाले को आपने Q बोला था तो Q में भी या तो वो सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए या तो उसमें वेरिएबल रहा दिखा तो वो भी सिर्फ x ही दिखना चाहिए, वो y उसमें y नहीं दिखना चाहिए। तो P और Q आर टोटली फंक्शंस ऑफ ओनली x, उसमें y नहीं दिखना चाहिए। फिर P और Q डिसाइड कीजिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का फॉर्मूला होता है E लिखना है सर पे इंटीग्रेशन, फिर P लिखना है, जो भी P की वैल्यू रहेगी उसका इंटीग्रेशन लेना है, आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड वंस यू गॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन यू राइट द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन का भी तरीका मैंने बता दिया कि सवाल पूछना है कि डेरिवेटिव किसका लिया गया था, तो जवाब आएगा y का या किसी जो भी होगा वहां पर, उसी वेरिएबल को पहले लिखना है, फिर उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, इक्वल लिखना है, फिर इंटीग्रेशन लिखना है, Q की वैल्यू लिखनी है, उसको भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, प्लस C लिखना है। तो ये है स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मजा आ गया है ना? तो इसी मजे को कंटिन्यू करने के लिए हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है।